नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जिसमें हम आपको आज बताने जा रहे हैं 16 मार्च को जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, वही क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ ही साथ हम उनके आंसर भी बताएंगे कि किसका क्या आंसर था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। अगर जिन्होंने एग्ज़ाम दे लिया वह अपने आंसर मैच कर लेना, और जिन्होंने एग्ज़ाम यानी कि जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो वह भी इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, ताकि उनको इस बात का पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपका एग्ज़ाम लेट है, इससे आपको यह पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिना स्क्रिप्ट किए अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा अपन समय वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, बस एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन किस प्रकार से आया है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि 200 वोल्ट आरोपित वोल्टेज के साथ 6 ओम और 8 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। इसमें अपन को विद्युत धारा की गणना करनी है। परिपथ किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, मैं आपके सामने बना के बताता हूँ फटाफट। तो दोस्तों आपका जो परिपथ बनेगा ना, तो जैसे कि यह आपका एक रजिस्टेंस तो यह है, दूसरा रजिस्टेंस यह है, और यह है परिपथ है, और यहाँ से यह माइनस है और यह प्लस सिरा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कहा गया है कि 6 ओम और 8 ओम, यानी कि 6 ओम और 8 ओम के दो रजिस्टेंस यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इसने और कहा है अपन को कि यहाँ पर जो है ना वोल्टेज 200 वोल्ट है, और इसमें पूछा गया है अपन से धारा। तो दोस्तों अपन को यहाँ पर रजिस्टेंस जब श्रेणी में जुड़े हुए हो तो दोनों रजिस्टेंस प्लस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 8 6 रजिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। 8 और 6 कितना हो जाता है, 14। तो दोस्तों यहाँ पर आप डिटेल्स में देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि अपन को धारा ज्ञात करनी है। तो धारा का जो फॉर्मूला होता है वह ओम का नियम के हिसाब से V/R होता है। ठीक है, V यानी कि वोल्टेज, R यानी कि रजिस्टेंस। तो वोल्टेज अपन को दिए हैं परिपथ की जो 200 वोल्ट है, तो 200 वोल्टेज मैंने यहाँ लिख रखी है, और उसी के साथ रजिस्टेंस टोटल तो 6 ओम का तो यह है, 8 ओम का ये। मैंने अभी बोला था कि दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो दोनों जुड़ने पर कितना हो जाता है, टोटल 14। तो 200 में जब अपन 14 का भाग देंगे, क्योंकि वोल्टेज का मान अपन रखेंगे ऊपर और रेजिस्टेंस का मान नीचे रखेंगे, तो जब 200 में अपन 14 का भाग देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 14.2 एम्पियर। यह आपका आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है शुष्क सेल का ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है, पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हिंदी में बोले तो विद्युत वाहक बल। लगभग कितना होता है दोस्तों, तो वह होता है 1.5 वोल्ट। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आया था वह था डीसी परिपथ का, इसको हटा दीजिए, डीसी परिपथ का शक्ति घटक होता है। तो डीसी परिपथ का जो शक्ति घटक होता है वह 1 होता है, या अपन इसको इकाई भी बोल सकते हैं। पांचवें नंबर का जो क्वेश्चन आया था वह आया था एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित ईएमएफ होगा। तो एक चुंबकीय क्षेत्र में एक सुचालक की, यानी कि जो चालक होती है ना, चालक के घूर्णन द्वारा प्रेरित ईएमएफ होगा, तो वह होगा गतिमान। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह है यदि एक परमाणु के संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो पदार्थ कहलाता है। तो दोस्तों अगर परमाणु के संयोजित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या 4 से कम होती है तो वह सुचालक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वह सुचालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किसी परिपथ में 4 एम्पियर धारा वह 20 ओम प्रतिरोध हो तो वोल्टेज मान होगा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन ओम के नियम पर ही आधारित है, वैसा का वैसे ही क्वेश्चन है। तो देखिए आपका जैसे कि ये सर्किट है, जैसे कि आपका परिपथ यह है इस प्रकार से। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है जो कि 20 ओम का है, इस 20 ओम को ऊपर ले लीजिए, 20 ओम है ना, और ये रेजिस्टेंस है। इसी के साथ आपको यहाँ पर वोल्टेज की गणना करनी है। ठीक, तो इसमें धारा कितनी बह रही है, 4 एम्पियर बह रही हैं। तो इसमें भी ओम का नियम ही कार्य करेगा। तो ओम का नियम देखिए, आपको वोल्टेज ज्ञात करना है तो V बराबर होता है I/R। ठीक है, I/R है, तो 20 को अपन, तो दोनों को जब आप इंटू करोगे ना, तो 20 को आपको इंटू करना है किसे, 4 से, तो कितना हो जाएगा, तो 80 यहाँ पर आपका आंसर निकल के आएगा। तो 80 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 80 वोल्ट आपका आंसर करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपका 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह है ओम के नियम के अनुसार R के बराबर है। तो अभी मैंने बताया था कि R के बराबर क्या होता है, V/I होता है। ठीक है,
तो दोस्तों आपका वी बटा यानी कि आई आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कील ठोकने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यह प्रयोग तो आपने प्रैक्टिकली आपने खुद ने भी किया होगा घर पे कभी ना कभी, कि कील ठोकने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों हथौड़े का उपयोग करते हैं। ठीक है, हथौड़े को अपन इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से हैमर भी बोलते हैं। ठीक है, हैमर हथौड़े का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कौन सा टूल कंडक्टर के माप को मापता है, तो दोस्तों वह होता है SWG। ठीक है, SWG की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, और इसकी माप प्रास जो होती है ना दोस्तों, तो 0 से 36 होती है। ये आप ध्यान रखना, इसमें 36 स्लॉट कटे हुए होते हैं। इसका मान जो होता है 0 से 36 तक होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है आपका 11वें नंबर का, वह है काफ़ी मात्रा में करंट अर्थ वायर से होकर गुजरता है क्योंकि इसमें बहुत कम प्रतिरोध होता है। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत कम प्रतिरोध होता है, इसलिए काफ़ी मात्रा में करंट अर्थ वायर से होकर क्या होता है, गुजरता है। जब रेजिस्टेंस कम होगा, जैसे कि आपका पाइप है, इधर से आपने पानी भेजा है, इस पाइप के अंदर पानी, तो अगर इसमें कहीं पर भी रुकावट नहीं होगी तो जितना भेजोगे उतना ही पानी आगे की ओर आपको प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से आप समझ जाएगा कि अगर रुकावट, जैसे कि नदी बह रही है, अगर उसमें रुकावट नहीं है तो पानी अच्छी प्रकार से गति करेगा पानी। अगर उसमें रुकावट होगी तो पानी में रुकावट पैदा होगी। ठीक है, तो वही बात विद्युत में भी काम आती है। यहाँ से आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन है, वह है इनमें से क्या बिजली का चालन कर सकता है। तो क्या जल, ग्रेफाइट, कॉपर या यह सभी। तो दोस्तों जल भी एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक होता है, चालक होता है। ग्रेफाइट और कॉपर यह है, यानी कि सभी आपके आंसर सही होंगे। तो यह सभी आपने क्लिक किया होगा तो सही आंसर होगा। जो 13वें नंबर का क्वेश्चन है वह है इनमें से कौन से बिजली का टूल बहुत कम जगह में लगाने के लिए इसको नहीं लगाया जाता। तो दोस्तों वह होता है आपका लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर जो होता है वह छोटी से छोटी जगह, उसकी सूंड जो आगे का जो हिस्सा होता है वह बिल्कुल छोटा होता है, तीखा हुआ होता है। तो वह अच्छी प्रकार से इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, जो कि अच्छी प्रकार से जकड़ लेता है किसी भी चीज को, इस प्रकार से होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है वायर गेज फ्लेट का आकार होता है। तो दोस्तों वायर गेज किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से गोलाई में होता है और इसके स्लॉट कटे हुए होते हैं, यह आप ध्यान रखना। तो किस प्रकार से होता है, वृत्ताकार आकृति में होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है पंखा करंट प्रभाव के कारण घूमता है। तो देखिए चुंबकीय प्रभाव हमेशा कोई सी भी मोटर्स हो, किसी भी मोटर जिसमें मोटर चल रही है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक प्रभाव कार्य करेगा। जैसे कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत ही इन सभी मोटर्स जो होती हैं उनमें कार्य करता है। तो यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 16वें नंबर का, कि इन्वर्टर एक ऐसा सर्किट है में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर जो होता है ना दोस्तों वह डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। दोस्तों इन्वर्टर में एक रेक्टिफायर भी लगा हुआ होता है, जो जैसे कि आपके घरों में एसी सप्लाई आती है 220 वोल्ट। ठीक है, तो उस 220 वोल्ट को वह आपकी जो बैटरी होती है, इन्वर्टर के पीछे जो लगी हुई थी बैटरी, उसमें डीसी सप्लाई देने के लिए रेक्टिफायर लगा होता है। यानी कि आपकी एसी को एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ होता है। जैसे कि इसका कार्य क्या है कि आपके घरों में यह सप्लाई आ रही है, फेज और न्यूट्रल एसी सप्लाई। ठीक है, एसी सप्लाई आ रही है। ठीक है, ज़्यादा समय में खर्च नहीं करूँगा, ये थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ कि ऐसी सप्लाई आ रही हैं। इसी के बाद जैसे कि आपकी यह इन्वर्टर है, इसी इन्वर्टर के अंदर एक रेक्टिफायर भी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो वह सप्लाई पहले तो जाती है ट्रांसफार्मर में, एक ट्रांसफार्मर उसके आगे लगा हुआ होता है। ठीक है, तो पहले तो जाती है ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसफार्मर में से वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। कितना हो जाता है, 12 वोल्ट के लगभग, यानी 13-12 इस प्रकार से हो जाता है। जितने मान के आपकी बैटरी होती है ना उतने मान के हिसाब से हो जाता है। फिर उस ट्रांसफार्मर से जाता है रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर क्या करता है, उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। डीसी से फिर आपकी बैटरी में वह सप्लाई जाती है जो बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, जब आपकी विद्युत सप्लाई कट जाती है तो ये बैटरी से रिटर्न करंट आता है और यह जाता है आपके इन्वर्टर में। जो इन्वर्टर लगा हुआ होता है ना उसमें जाता है। फिर इन्वर्टर क्या करता है, एसी को, सॉरी डीसी को, जो बैटरी से डीसी मिलती है वापस से, उसी को वापस से एसी में कन्वर्ट कर देता है और आपके घरों के विद्युत जितने भी उपकरण हैं वह चालू हो जाते हैं।
ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो कि है दोस्तों, इस जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी बताया है, यह मैं सेकेंड ईयर की क्लास जो चलेगी अपनी इन्वर्टर वाली, तो उसमें आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का उपयोग। तो कम्यूटेटर जो होता है ना दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये सब सेकंड ईयर के भी मिलते जुलते, क्योंकि सेकंड ईयर के भी पूछ लिए गए हैं आपसे एक दो एक। ये डीसी मोटर्स, डीसी जनरेटर, ये सब है ना सेकेंड ईयर का है कोर्स, लेकिन इसमें पूछ लिया गया है। अब क्या कर सकते हैं, पूछ लिया गया तो आंसर तो देना पड़ेगा ना। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एक दो एक ही पूछे हैं, ज़्यादा नहीं पूछे हैं। तो इसी के साथ यह जो है ना आपका डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या उपयोग है, तो यह है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। इसका कार्य क्या है कि यह एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। दोस्तों अगर यहाँ पर मोटर होता, जनरेटर की जगह क्या होता है, मोटर होता, तो कम्यूटेटर का जो कार्य होता वह डीसी को एसी में बदलता। यह ध्यान रखना कि यहाँ पर जनरेटर दिया है तो एसी को डीसी में बदलने का कार्य कम्यूटेटर कर रहा है। लेकिन अगर ये डीसी मोटर होती तो यहाँ पर कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलने डीसी को एसी में बदलने का कार्य करता। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, पूछ लिया जा सकता है वापस से आपके एग्जाम में। 18वें नंबर का क्वेश्चन है वह है फ्यूज आमतौर पर एक होता है तो वह करंट को सीमित करने वाला डिवाइस होता है। आगे जो 19 नंबर क्वेश्चन है वह है बकोल्स रिले एक संचालित रिले है तो वह है गैस संचालित रिले। कि अगला जो क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का वह है कितने वोल्टेज के लिए ठोस भू संपर्क के इस्तेमाल किया जाता है, तो 660 वोल्ट से कम के लिए भू संपर्क के इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको आपकी जानकारी के हिसाब से बता दें कि हमारा जो चैनल है ना बी गोड ITI, यह पूरा ITI से रिलेटेड है। ITI से संबंधित कोई भी अपडेट जानकारी या सूचना, कोई भी न्यूज़ हमें मिलती है तो तुरंत हम आपको बताते हैं, ठीक है। और उसी के साथ जो भी आपकी चैप्टर वाइज क्लासें होती है, थ्योरेटिकल हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसी के साथ आपके प्रैक्टिकल हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या वर्कशॉप कैलकुलेशन हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अनुसार जितने चैप्टर है, चैप्टर अनुसार जितने कॉन्सेप्ट है और उनके जितने क्वेश्चन है, वह सभी हम इस चैनल पर क्लियर करवाते हैं। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको, जैसे कि आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है बी गोड ITI। तो यहाँ से आप जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस प्रकार के पेज पर आओगे तो आपको यहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट, जिसको यह जानकारी पता है कृपया वह वीडियो को स्किप कर सकता है और जिनको पता नहीं है वह देख सकता है। तो यहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार से प्लेलिस्टें नजर आएगी। यहाँ से दोस्तों आप जैसे कि फर्स्ट ईयर ओल्ड एग्जाम पेपर, यह तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, इससे आपके इसमें जितने भी फर्स्ट ईयर के ओल्ड एग्जाम पेपर होते हैं ना वह सभी इस प्लेलिस्ट में अपलोड होते हैं, ठीक है। अगर आप ITI कर ले उसके बाद सेकेंड कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें तो यह जो एग्ज़ाम हुए हैं टेक्निकल के जितने भी वह इसमें आपको मिलेंगे। इसमें थ्योरेटिकल ITI फर्स्ट ईयर की क्लासेस चल रही हैं, सेकेंड ईयर के लिए भी यहाँ पर सेकेंड ईयर के जितने भी ओल्ड पेपर हैं वह मिलेंगे। उसी के साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए दोस्तों आपको यहाँ से देखना होगा, यहाँ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती है यहाँ पर मिलती हैं। उसी के साथ दोस्तों सेकेंड ईयर के वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लासें इसमें अपलोड होगी, ठीक है। और यहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो आपको थियोरेटिकल सेकेंड ईयर की क्लासें, यह जो थियोरेटिकल सेकेंड ईयर की क्लासें, यानी कि आपको तमाम क्लासें हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। दोस्तों क्वेश्चन है आपका जो कि है सोल्डरिंग आयरन के दो तत्व किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, तो दोस्तों सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, यह आप ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है 22 नंबर का वह है इलेक्ट्रिक फर्नेस के तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है, तो वह होता है पायरोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वह है आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज रेटिंग की विशेषताएं क्या होती है, तो दोस्तों आर्क वेल्डिंग की वोल्टेज रेटिंग की जो विशेषताएं होती है वह होती है ड्रेफिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वह है एक फेराडे के बराबर होता है, तो दोस्तों एक फेराडे के बराबर 96,500 कूलाम होता है, यह आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था वह है दोस्तों इसमें पूछा गया है एम्पियर किसकी इकाई है,
एम्पियर किसकी इकाई, यह पूछा गया है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एम्पियर आपको पता होगा कि करंट की होती है, ये तो आपको क्लियरली पता होगा। दोस्तों 26 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है ना, वह देखिए कि जब लेड एसिड बैटरी पूरी तरह से चार्ज अवस्था में है तो उसकी धनात्मक प्लेट का रंग होगा। जब बैटरी जो लेड एसिड जो बैटरी है उसका अगर वह पूर्ण रूप से चार्ज है, फुल चार्ज है, तो उसके दो इलेक्ट्रोड होते हैं, आपको पता होंगे कि एक तो होता है धनात्मक इलेक्ट्रोड, एक होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि धनात्मक इलेक्ट्रोड का रंग कैसा होता है, तो इसका होता है भूरा, भूरा गहरा रंग, ठीक है। और ऋणात्मक का भी मैं बता देता हूँ, इसमें से धनात्मक का पूछा है लेकिन साथ ही साथ मैं ऋणात्मक का भी आपको बता देता हूँ, तो वह होता है स्लेटी रंग, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे कि एक इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत प्रवाह की खालिस्तान के माध्यम से होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट बैटरी में भरा हुआ होता है, ये तो आपको पता होगा। तो यह बात किस पर कर रहा है, बैटरी पर। तो बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये तो आपको पता होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है, यह माइनस है और यह प्लस है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत प्रवाह के माध्यम से होता है, तो विद्युत जैसे कि आपकी आती है माइनस से प्लस की ओर, जब इधर से और इधर से निकलती हुई बाहर जाती है, तो इधर से जब आ रही है और इधर जा रही है, तो यहाँ से कौन इनको संपर्कित करता है, यानी कि इधर से यहाँ तक कौन भेजता है, तो यहाँ पर आयन होते हैं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस इस प्रकार से आयन होते हैं। तो वह तो यह धनात्मक और ऋणात्मक आयन से प्रवाहित होती हैं, यह आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका 27 नंबर कि एक निकल सेल जो होता है के लिए एनोड बना हुआ होता है, तो शुद्ध निकल से बना हुआ होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि नाइक्रोम का गलनांक होता है। तो दोस्तों नाइक्रोम का जो गलनांक होता है वह होता है 14, यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तांबे का गलनांक होता है दोस्तों 960 डिग्री सेल्सियस, चांदी का होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। यह मैंने अधिक जानकारी के लिए आपको बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 27 नंबर वह है भारत में मुख्यतः धारा की आवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर धारा की आवृत्ति पूछा है, यहाँ ऐसा भी पूछ सकता है, 2019 में इस प्रकार से पूछा गया था कि भारत में फ्रीक्वेंसी का मान क्या रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर धारा और फ्रीक्वेंसी बात एक ही है, तो कन्फ्यूज मत होना, 50 हर्ट्ज आपका आंसर सही रहेगा। अगर आपसे अमेरिका के बारे में पूछ ले तो 60 हर्ट्ज आप बता सकते हैं। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यदि औसत मान ज्ञात हो तो रिक्त स्थान की गणना द्वारा आदर्श मान ज्ञात किया जाता है, तो 1.11 इंटू औसत इसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका वह है दो पोल, यहाँ पर पोलों की संख्या, यह भी डीसी जनरेटर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो दो पोल और गति 3000 आरपीएम, आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट, यानी कि चक्रों की 1 मिनट में घूमे गए चक्रों की संख्या, ये मोटर्स के बारे में या जनित्र के बारे में बताया गया है। पर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का मान पूछा है। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मान का जो सूत्र है वह है Pn/120। तो इसमें P बराबर पोल पोल दे रखे, तो दो आप यहाँ पर पोल रख लेंगे। N बराबर गति दी है 3, N बराबर गति होती है, तो 3000 आपको गति दी है बटा 120 अपन नीचे रखते हैं। तो दोस्तों इसको काटने पीटने से आपका जो आंसर निकल के आएगा वह आएगा 50 हर्ट्ज, ठीक है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है वह है ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई होती है, तो वह होती है कैपेसिटर रिएक्टेंस की जो वह होती है किलोवाट हावर, ठीक है। और कैपेसिटर रिएक्टेंस की भी अगर आपसे रेटिंग पूछ ली जाए तो होता है kVAR, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो दोस्तों जितने हमें क्वेश्चन मिले थे इधर उधर से वह हमने आपको बताए हैं 30 क्वेश्चन। टोटल आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से 40 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन से और 20 क्वेश्चन आते हैं एम्पबली स्किल से। तो दोस्तों ईएस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 और वर्कशॉप कैलकुलेशन और 40 इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, तो टोटल मिला के आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और अगर कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको आगे जो होने वाला एग्जाम है उनके क्वेश्चंस में लेके आऊँगा, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस हम लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम प्रयास करते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन मिल जाए और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और सही क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं, इसलिए वीडियो डालने में हम लेट सेट हो जाते हैं। तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम आगे वाले वीडियो जल्दी आपके लिए अपलोड करें, ठीक है। धन्यवाद।